वीडियो में डिस्कस करते हैं 71 से आगे के प्रश्नों का। इससे पीछे 1 से लेकर 70 तक के प्रश्नों का डिस्कस किया गया है, जो 2 सेट में अवेलेबल है, 2 सेट में अवेलेबल है। और इस वीडियो का दोनों वीडियो जो है आपको मेडाइवल हिस्ट्री के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहां से वीडियो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया है, ईरान के शाह और मुगल शासक के बीच झगड़े का क्या कारण था। देखिए, इसके बीच झगड़े का सबसे बड़ा रीजन जो था, ये क्या था? ऑप्शन नंबर बी, कंधार। कंधार के वजह से ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़ा का मुख्य वजह है। ठीक है, कंधार राज्य जो है ईरान के शाह और मुगल के बीच संघर्ष का मुख्य कारण था। कंधार को दोनों शासक, चाहे मुगल शासक हो चाहे ईरान का शाह, अपना प्रतिष्ठा का विशेष समझता था, और दोनों शासकों साम्राज्यवादी योजना को कार्यान्वित किया जाना बहुत कुछ कंधार को अपने हाथों में रखने पर ही निर्भर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया था कि दिल्ली के लाल किला का निर्माण करवाया था। दिल्ली का लाल किला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां। शाहजहां के द्वारा दिल्ली के लाल किला का निर्माण करवाया गया था। शाहजहां के द्वारा कुछ और निर्माण करवाया गया था, जैसे शाहजहां जहानाबाद शहर की स्थापना, दिल्ली में लाल किला, जमा मस्जिद का निर्माण, आगरा में विश्व प्रसिद्ध इमारत ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया है। ठीक है, और 1648 ईस्वी में लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इस किले में रंग महल, हीरा महल, नौबत खाना, दीवाने आम, दीवाने खास, ये सब जो है इम्पोर्टेंट इमारत है। लाल किले के भीतर औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसके बाएं तरफ जो है हयात बख्श बाग बनाया गया। ठीक है, हयात बख्श बाग के प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए 2 मंडप का निर्माण करवाया गया था, जिसे सावन मंडप और भादो मंडप के नाम से जाना जाता है, और इस बाग का फव्वारा बहुत ही दर्शनीय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? वीडियो डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, जिसकी वजह से वीडियो बड़ा बन जाता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को 2x करके देख लीजिए, आपका समय का बचत हो जाएगा। ठीक है, 73 का तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? A.L. श्रीवास्तव। A.L. श्रीवास्तव के द्वारा शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। देखिए, एक तो B.A. स्मिथ शाहजहां के काल को स्वर्ण काल मानने के पक्ष में नहीं थे। S.R. शर्मा ने शाहजहां के काल को स्पष्ट रूप से मुगल काल का स्वर्ण युग माना है। एक क्या है? S.R. शर्मा के द्वारा, और डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव, ये दोनों के द्वारा शाहजहां के काल को या मुगलकालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल जो है भारत के मध्य युगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन कौन थे? डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव और S.R. शर्मा के द्वारा ये कहा गया था। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है 74, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है? औरंगजेब के द्वारा चलाया गया जिहाद शब्द का क्या अर्थ है? जिहाद शब्द का जो अर्थ है ये हो जाएगा दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम भी आंसर होगा। औरंगजेब का जन्म जो है 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट दोहट नामक स्थान पर मुमताज महल के गर्भ से हुआ है, यानी कि इनकी माता का नाम क्या था? मुमताज महल। लेकिन उसके बचपन का अधिकांश समय जो है नूरजहां के पास बीता है। औरंगजेब का विवाह फारस के राजघराने के शाहनवाज की पुत्री दिलरास बानो बेगम राबिया बीबी के नाम से भी इसे जानते हैं। औरंगजेब की पुत्री का नाम मेहरुनिसा था। औरंगजेब की पुत्री का नाम मेहरुनिसा और पत्नी का नाम दिलरास बानो बेगम या राबिया बीबी। ठीक है, प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मिन्नत करना चाहिए। दूसरे शब्दों में इसी बात को कहा जाए, तब तक गैर मुसलमानी देशों दारुल हर्ब के विरुद्ध धर्म युद्ध यानी कि जिहाद करना चाहिए, जब तक कि वे इस्लाम के राज दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित न हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे दारुल इस्लाम का क्या अर्थ है? धर्म युद्ध को
जिहाद का क्या अर्थ है? धर्म युद्ध से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? सब तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे और इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था, जबकि मृत्यु जो है 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ था। देखिए डेट तो एग्जाम में कम चांस है पूछने का, तिथि से एग्जाम में कम पूछे, लेकिन जगह पूछ सकता है, क्योंकि स्टूडेंट को जगह याद रहता है लेकिन तिथि जो है कम याद रहता है, इसलिए तिथि से कम क्वेश्चन बनाता है। और गुरु गोविंद सिंह से लगभग सभी बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन बना है। देखते हैं। देखिए सिख के 10 गुरु हुए हैं। प्रथम गुरु को गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। प्रथम गुरु गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। उसके बाद गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। यानी कि सिख के प्रथम गुरु पूछा जाए तो गुरु नानक हो जाएगा, और सिख के लास्ट गुरु यानी 10वें गुरु तो गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना, सिखों में पाहुल प्रथा की शुरुआत इनके द्वारा किया गया था। औरंगजेब ने से निरंतर संघर्ष इन्होंने किया है। सिखों के अंतिम गुरु के रूप में जाना जाता है। जफरनामा जो कि फारसी में है की रचना इनके द्वारा किया गया था। तो ये सब एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो इस 10 गुरु के विषय में डिटेल में एक्सप्लेन है, यहाँ आप एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 76 का रहा है कि मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब जो था ये लोक आचरण अधिकारी था। लोक आचरण अधिकारी, इसको डिटेल में देखते हैं। मुहत्सिब शरीयत कानून के अनुसार प्रजा के कार्यों का निरीक्षण व नैतिक नियमों की देखभाल करता था। औरंगजेब के काल में हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने के कार्य जो है मुहत्सिबों को ही सौंपा गया था। तो मुहत्सिब से संबंधित कुछ डिटेल एनालिसिस है। क्वेश्चन हम आगे देखिए। 77 पर है कि मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। तो मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। ये इंगित जो करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को। एक तो विद्वान को ये दिया जाता था और एक धार्मिक जो लोग था उसको जो भूमि जो है बगैर टैक्स के जो प्रदान किया जाता था भूमि, उसको ही मदद ए मास के नाम से जानते हैं। इसका एक्सप्लेन देखिए कि मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त विदाउट टैक्स का जो भूमि था उसे मदद ए मास कहा जाता था। इसे सियूर गाल भी कहा जाता था। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था। जो दान में भूमि दिया गया है उसका निरीक्षण जो करता था उसको सद्र के नाम से जानते हैं। सद्र का यह दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न हो पाए और यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप में रहती थी। यानी कि जिसके दादा विद्वान थे या धार्मिक लोग थे उसके लड़के को मिलता था, फिर उसके बाद उसके परिवार में जो लोग थे उसको यह भूमि जो है प्रदान कर दिया जाता था। लेकिन इस भूमि को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था या बेचा नहीं जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 78 पे आ जाए। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये था मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के विषय में कुछ जानते हैं। मोहम्मद शाह का जो है 1719 से लेकर 1748 के बीच शासन किया है।
मोहम्मद शाह के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का पतन सर्वाधिक तेजी से हुआ और उसके शासनकाल में अनेक स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ है, जिसमें मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल, शहादत खां के ने अवध, निजामुल मुल्क जिसको चिनकिलिज खां के नाम से भी जानते हैं ने हैदराबाद, चूड़ामन व बदन सिंह ने भरतपुर में अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली थी। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही नादिर शाह का 1739 ईस्वी में आक्रमण होता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह के उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली ने भी विशाल सेना के साथ पंजाब पर आक्रमण किया था। इस पे फिल्म भी बन चुका है अहमद शाह अब्दाली पे, ठीक है। मोहम्मद शाह को अधिक समय हरम में बिताने उसके असंयम और विलासी आचरण के कारण रंगीला कहा जाता था, ठीक है। शाहजहां द्वारा बनाए गए मयूर सिंहासन पर बैठने वाला, यानी कि मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था, क्योंकि इसके शासनकाल में नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को बुरी तरह पराजित किया। समकालीन लेखक जो है आनंद राम मुखलिस के अनुसार नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपया, कई हजार असरफिया, 1 करोड़ रुपया का सोना, 50 करोड़ के जवाहरात और कोहिनूर तथा तख्ते हाउस जिसको मयूर सिंहासन के नाम से जानते हैं, ईरान लेके चला गया था। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका बन जाएगा शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकेंड। शाह आलम द्वितीय के विषय में जानते हैं कि शाह आलम द्वितीय का जो टाइम पीरियड है, शासन का जो टाइम पीरियड है वो 1759 से लेकर 1806 ईस्वी है। आलमगीर के पुत्र अली गौहर ने बिहार में शाह आलम द्वितीय के नाम से सोए को मुगल बादशाह घोषित कर दिया, यद्यपि वह वर्षों तक दिल्ली नहीं आ सका। शाह आलम द्वितीय ने 1764 में हुए ऐतिहासिक महत्व के बक्सर युद्ध में मीर कासिम तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जो है लड़ाई लड़ा था। पॉइंट नंबर आगे कर रहा है, बक्सर युद्ध में अंग्रेजों से पराजित होने के बाद शाह आलम द्वितीय 1765 ईस्वी में इलाहाबाद के संधि के प्रावधानों के अनुरूप कई वर्षों तक अंग्रेजों का पेंशन भोगी बनकर रहना पड़ा था। 1772 में मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने पेंशन भोगी शाह आलम सेकेंड को एक बार पुनः फिर से राजधानी दिल्ली के मुगल सिंहासन पर बिठाया था। शाह आलम द्वितीय के कार्यकाल में ही अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर द्वितीय अगला मुगल बादशाह बना था। तो शाह आलम द्वितीय से संबंधित कुछ ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में हम 1 से लेकर 79 तक के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न था